हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी में बहुत ही खास थ्योरम है, उसको बोलते हैं बेस थ्योरम। तो आज हम लोग बेस थ्योरम पे फोकस करेंगे, कुछ एग्जांपल भी करेंगे, आपको अच्छे से थ्योरी भी समझाऊंगा और आपको अच्छे से नोट डाउन करना है बच्चों, क्योंकि जब आप चीज़ें नोट डाउन करते हो तो आधा से ज़्यादा चीज़ें उसी टाइम आपको समझ में आ जाती हैं, बाद में रिवाइज करते हो तो 100% समझ में आती है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बेस थ्योरम। और इसको समझने के पहले थोड़ा सा आपको मैं समझाऊंगा एग्जाम्पल, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा इसके थ्योरम, और थोड़ा सा समझाऊंगा मैं बेसिक्स, ताकि पूरा बेसिक्स आपका स्ट्रांग हो जाए, तो आप कोई भी क्वेश्चन आए तो बड़े आराम से कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम समझने के पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना है, ध्यान से लिखना है। सपोज आपके पास एक बैग है, इस बैग में 3 रेड बॉल है, 4 ब्लैक बॉल है। ठीक ना, बहुत ही सिंपल वाला एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। इसमें से बोला जाएगा कि रेड को निकालने की प्रोबेबिलिटी बताइए। हमने एक बॉल लिया तो उसमें से रेड हो, तो रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो आपको बतानी है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? सिंपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ रेड बॉल इज 3/7। 3/7, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, एग्जाम्पल सिंपल। मान लो 2 बैग है मेरे पास, एक में 3 ब्लैक है 4 रेड है, दूसरे में 4 ब्लैक है और 3 रेड है। ठीक है ना, और मुझे रेड बॉल निकालनी है। ठीक है, रेड बॉल निकालनी है। तो यहाँ 2 बैग है तो 2 इवेंट हो गए। ठीक है ना, 2 इवेंट हो गए। मेरे को क्या चाहिए? रेड बॉल चाहिए। तो रेड बॉल तो कहीं से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, यहां से हो सकता है। इसको मैंने कंबाइन करके ए लिखा है। क्यों? क्योंकि ए सिंबलाइज कर रहा है एक सिंगल इवेंट को, जो आप रेड बॉल के लिए आप बना रहे हो इवेंट। तो रेड बॉल कहां से हो सकता है? यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है। तो पहले आपको बैग चूज करना होता है। ये बैग 1 है और ये बैग 2 है। तो आप इस इवेंट को नाम दे दो E1, इस इवेंट को नाम दे दो E2। मतलब बैग 1 में से बॉल, रेड बॉल निकालने के लिए इवेंट का नाम मैंने दे दिया E1, और बैग 2 से रेड बॉल निकालने के लिए इवेंट का नाम मैंने दे दिया E2। ठीक है ना, दोनों मिलकर एक सिंगल इवेंट बनाते हैं ए। सिंगल इवेंट ए क्या है? फाइंड द रेड बॉल प्रोबेबिलिटी, यही है। तो P, पहले तो बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे PE1 PE2। ठीक है, अब रेड बॉल के लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो देखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम E1, जब हमने बैग चूज कर लिया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम E2, PR/E2, ये लिखेंगे। तो टोटल थ्योरम अकॉर्डिंग टू टोटल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक है ना, टोटल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हम लोग क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल के लिए क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे PE1 इंटू PR/E1, ये लिखेंगे। प्लस क्या लिखेंगे? प्लस PE2 प्रोबेबिलिटी रेड बॉल फ्रॉम E2। ठीक है ना, यही लिखेंगे। तो जब हम लोग बेस थ्योरम की बात करेंगे, इसी से मिलता जुलता है बच्चों, ध्यान से सुनो, ध्यान से लिखो, पेशेंस भी चाहिए आपको थोड़ा सा, कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो बेस थ्योरम की ओर जा रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। तो बेस थ्योरम कहता है कि रेड बॉल हमने निकाल लिया, अब ये बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग 1 से आया होगा। मतलब काम हो चुका है, इवेंट हो चुका है। आपको फिर हिस्ट्री में जाके पता करना है कि भाई बताओ, ये जो रेड बॉल निकला वो बैग 1 से निकला, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो बेस थ्योरम को याद करने के लिए ना, बेस थ्योरम को आप पढ़ने के लिए आप साथ में लिख लो हिस्ट्री, ऐसा, क्योंकि याद रहेगा। जब लैंग्वेज एग्जाम में जब आप क्वेश्चन पढ़ने बैठोगे ना, तो आपको कंफ्यूजन होगा कि भाई ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाएं या बेस थ्योरम लगाएं। तो आप उसके लैंग्वेज पे ध्यान देना, लैंग्वेज में हिस्ट्री जुड़ा होगा। भाई इवेंट हो चुका है, अब हमारे को फाइंड करनी है कि भाई उस इवेंट से रिलेटेड था, ये बताइए। ठीक है ना, तो ऐसी ऐसी चीजें आपको लैंग्वेज से पकड़ के समझना है कि ये बेस थ्योरम है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि भाई बेस थ्योरम होने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कंडीशंस क्या क्या है, उस पर हम लोग ध्यान देते हैं।
बेस थ्योरम के लिए। ये आपने समझ लिया ना। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, पी आर, ये जो प्रोबेबिलिटी हुई रेड बॉल निकालने के लिए, उसको आप समेशन में लिख सकते हो। भैया बहुत सारे इवेंट हो सकते हैं, हो सकता था तीसरा बैग भी होता और हमारे को प्रोबेबिलिटी क्यों बोलता, तो हम लोग क्या करते हैं, यही बोलते हैं। या इवेंट 3 भी हो सकता था, ठीक है ना, यहां पर इवेंट 3 हो सकता था। ठीक है, इवेंट 3 भी हो सकता था, ठीक है ना। तो यहां पर भी तीसरा इवेंट आ जाता +E3 करके, एंड सो ऑन। तो इसको अगर जनरलाइज लिखा जाए, जनरल में अगर लिखा जाए, पी आर को मैं क्या लिख सकता हूं, समेशन ऑफ पी E1 पी आर बाई E1, ऐसा EI है, और I कहां से कहां तक है, I 1 से लेकर के N तक है। ठीक है, इसको मैंने समराइज कर लिया है, क्योंकि ये वाला तो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है एक्चुअली, तो समराइज कर लिया है। प्रोबेबिलिटी, जनरल प्रोबेबिलिटी था ये। तो आगे बढ़ते हैं, कंडीशन देखते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए, जो बेस थ्योरम के लिए इंपॉर्टेंट है। बेस थ्योरम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये है कि जो इवेंट है E1 E2 E3, ये सब क्या है, E1 E2 E3 कहां तक जाएगा, ये En तक जा सकता है। तो ये जो इवेंट है कैसा है, नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी इवेंट, मतलब कुछ ना कुछ इवेंट है, वो इवेंट जीरो नहीं है, खाली नहीं है, वो इवेंट एम्प्टी नहीं है। दूसरा क्या ले सकते हैं हम लोग, E1 E2 सबको अगर सम किया जाए, सारे इवेंट को अगर सम किया जाए तो वो सैंपल स्पेस मिलता है। सारे इवेंट को सम करें तो क्या मिलता है, सैंपल स्पेस। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये एस है ना, और ये क्या इवेंट ए है, तो इसमें से इवेंट E1 भी जुड़ा हुआ है, इवेंट E2 भी जुड़ा हुआ है, इवेंट E3 भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और ऐसे ऐसे करके इसमें बहुत सारे इवेंट है। कितने इवेंट है, En। सारे इवेंट को जोड़ दे तो हमारे को क्या मिलनी चाहिए, सैंपल स्पेस मिलनी चाहिए, ठीक है ना। ओके, थर्ड, EI और इंटरसेक्शन EJ का निकालें तो वो 5 हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, सॉरी 5 होगा, मतलब ऐसा होना चाहिए कि, सॉरी ऐसा हो कि जो दोनों का इंटरसेक्शन हो E1 और E2 कॉमन नहीं होनी चाहिए, कोई चीज नल होनी चाहिए, नल होनी ही चाहिए, है ना। I और J क्या है, I और J इक्वल नहीं है, अलग अलग है, I नॉट इक्वल टू J, और I और N कोई भी नंबर होगा 1 2 3 4 लाइक दिस। तो ये तीन प्रॉपर्टी तो बेस थ्योरम में होना ही चाहिए, ठीक है ना, तीन प्रॉपर्टी बेस थ्योरम में तो होनी ही चाहिए। अब अगर हम वापस अब इसमें आ जाएं, यहाँ पे आ जाएं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू, लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है ना। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन सैंपल स्पेस S यानी कि पूरा, और इंटरसेक्शन A की बात करें तो दोनों का इंटरसेक्शन की बात करें तो A ही मिलेगा मुझे, तो ठीक है ना, A ही मिलेगा ना। तो S की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इवेंट E1 यूनियन E2 यूनियन E3 एंड सो ऑन, कहां तक, En तक, ठीक है। तो अब देखो A का इंटरसेक्शन E1 के साथ भी लिखूंगा मैं, A का इंटरसेक्शन E2 के साथ, सबके साथ इंटरसेक्शन आएगा A का, A इंटरसेक्शन E1, ठीक है ना, और A इंटरसेक्शन E2, A इंटरसेक्शन E3 एंड सो ऑन, और सबको साथ में जोड़ देना है, ठीक है, सबको साथ में जोड़ना है, ये बढ़िया ना। ओके, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी अगर बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन इवेंट 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन इवेंट 2, ये चलता रहेगा, कब तक चलेगा, ए इंटरसेक्शन En,
ए इंटरसेक्शन ई एन, ए इंटरसेक्शन ई एन, ये चलेगा आपका, ठीक है ना। और पहले हम लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी किया हुआ है, अगर आपको याद हो तो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी उसमें क्या होता था, पी ए बाई बी, क्या होता था, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, याद है आपको। ऐसा हम लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में किया था। यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी में क्या लिखूंगा, पी ए इंटरसेक्शन बी में क्या लिखूंगा, पी ए बाई बी इंटू पी बी, है ना। तो इसी चीज को मैं यहां भी तो अप्लाई कर सकता हूं, पहले का पढ़ा हुआ चीज काम आएगा बच्चों। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे घुसा हुआ है, मिला हुआ है। तो पी ए इंटरसेक्शन इवन को मैं क्या लिख सकता, ऐसे लिख सकता हूँ, पी ए बाई बी इवेंट इवन, ठीक है ना। ऐसे तो लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं। तो हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहां मैं लिख सकता हूं पी ए अपॉन पी वन इंटू पी ई वन, ऐसे लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ए अपॉन ई टू मल्टीप्लाई बाई पी ई टू प्लस डॉट 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 चलता रहेगा एन तक, कहां तक, एन तक। फिर प्रोबेबिलिटी ए ई एन, प्रोबेबिलिटी ई एन, यहां तक चलेगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए मैं लिख सकता हूं समेशन ऑफ पी ए बाई ई आई इंटू पी ई आई, वेयर आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक, ऐसे लिख सकते हैं ना। मैं पूरा का पूरा थ्योरी बताऊंगा बच्चों, पूरा थ्योरम भी बताऊंगा, ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। सबको नोट डाउन भी करो, अच्छे से समझो। एक बार से समझ गए तो आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ने वाली, आई गारंटी, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं आगे जाके बेस थ्योरम में। इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, होपफुली आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा, सोच लिया होगा। तो आगे करते हैं, जो बेस थ्योरम का एग्जैक्ट फॉर्मूला है वो करते हैं। तो देखते हैं बेस थ्योरम का एग्जैक्ट फॉर्मूला है क्या, और उसको हम लोग कैसे संभल के लिख सकते हैं और आंसर्स को ला सकते हैं। बेस थ्योरम का फॉर्मूला हमारे पास है, वो ये है, आपको दिख रहा होगा, दिस इज द बेस थ्योरम फॉर्मूला। ये थ्योरम कह रहा है कि E1, E2, En आर नॉन एम्प्टी इवेंट्स, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, विच कंसिस्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस S, मतलब S A में से लिया गया ना, E1, E2, E3 पार्टीशन लिया गया है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये फॉर्मूला कह रहा है कि बेस थ्योरम ये कहता है, ये वाला, मतलब समेशन देख रहे हो, है ना। ये फॉर्मूला का भी 2 स्टेप डेरिवेशन भी है, ठीक है ना। कैसे है देख लेते हैं। देखो हम लोगों ने पढ़ा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, शायद आपको याद हो। तो क्या पढ़ा था, P अगर E1 बाई ए होगा तो PA तो नीचे आएगा, PA तो नीचे आएगा, और ऊपर में क्या हो जाएगा, P E इंटरसेक्शन ए, या फिर A इंटरसेक्शन E, एक ही बात है। तो A इंटरसेक्शन E को और कैसे लिख सकते हैं हम लोग लिखा तो था अभी PI और P A बाई EI, ये वाला अभी लिखा था हम लोगों ने। और नीचे क्या है, PA, नीचे क्या है, PA। और PA को और कैसे लिख सकते हैं, अभी हम लोगों ने प्रूव भी किया था, PA इज इक्वल टू समेशन ऑफ, तो समेशन यहां डाल देते हैं, P EI बाई A इज इक्वल टू P EI PA बाई EI अपॉन PA। PA को क्या लिख सकते हैं हम लोग, समेशन ऑफ P EI इंटू पी ए बाई ई आई, ये समेशन है। आई क्या है, 1 से लेके n तक है ना, सारे इवेंट्स का समेशन है। ये हमने अभी भी किया था, उसमें हमने ना डाल दिया। और ये फॉर्मूला यहाँ से यहाँ आना, यहाँ से यहाँ आना, ये फॉर्मूला हम पहले बहुत बार कर चुके हैं 13.1 13.2 में भी, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला बनता है, ध्यान से देख लो, ये इसका फॉर्मूला बनता है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। हो सकता है अभी कुछ डाइसी सा लग रहा हो कि सर क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, लेकिन जब क्वेश्चंस करने बैठेंगे तो आपको पूरी क्लैरिटी आपको आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। होपफुली आप लोग इसको लिख लिया होगा, आप लोगों ने नहीं लिखा है तो कृपया करके लिख लीजिए। इसको फिनिश कर डालते हैं, बेस थ्योरम अच्छे से कर लेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारे को मिल रहा है ये फॉर्मूला, इसको हम लोग फॉलो करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं 13.3 क्वेश्चन नंबर 1। 13.3 क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे बोला गया अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग होगा, अर्न का मतलब बैग हो गया, 5 रेड है और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड इज रिटर्न टू द अर्न। ठीक है ना, एक बॉल निकाला गया, कलर को नोट करके फिर वापस रख दिया गया। मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न। जो हम लोग ने निकाला था अभी, है ना, वैसे ही 2 बॉल अंदर डाल दिया गया। वो 2 बॉल रेड है ब्लैक है क्लियर नहीं है, नहीं पता है, दोनों केस लेके काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो बॉल हमने पहले इवेंट में निकाला वैसे ही 2 बॉल को अंदर डाल दिया गया, एडिशनल अलग से डाला गया है। एंड देन उसके बाद एक और बॉल को रैंडम ड्रॉ किया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज ड्रॉन इज रेड। आपको पहले क्वेश्चन को समझना है। पहले क्या किया, हमने एक बॉल निकाला, वो बॉल ब्लैक भी हो सकता है रेड भी हो सकता है, एक बॉल निकाल के वापस रख दिया, ठीक है। मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन, जो हमने पहले निकाला था वैसे ही 2 बॉल उसके अंदर डाल दिया गया। उसके बाद एक बॉल वहां से एट रैंडम निकाला गया, ठीक है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड बॉल इज रेड। पहले क्वेश्चन को समझो, सेकेंड बॉल रेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सबसे पहले देखो बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है, वो कौन सा बॉल है नहीं पता, तो मान लो रेड बॉल है, पहला इवेंट मान लेते हैं रेड बॉल है, तो रेड बॉल के लिए प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे। रेड बॉल यहाँ 5 है, टोटल 10 है, तो लिखेंगे 5/10 यानी कि 1/2, ठीक। तो हो सकता है रेड नहीं होकर के ब्लैक हो, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी भी लिख लो 5/10 दैट मींस 1/2, ठीक, ओके। अब यहां पे बोला गया 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द। मान लो पहले रेड बॉल निकाला, यानी कि 2 एडिशनल बॉल रेड वाले ही डालेंगे। 2 केस हो गया, केस 1 2 एडिशनल रेड बॉल हमने डाल दिया, तो इस बार कंडीशन क्या मिल जाएगा मुझे, 7 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल। तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस बार 7/12, ठीक है, और ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 5/12, ठीक है ना। केस 2 हमने ब्लैक निकाला था, 2 ब्लैक ही डाल दिया गया है, 2 ब्लैक अगर डाल दिया जाएगा तो 7 ब्लैक हो जाएगा 5 रेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/12 और ब्लैक आने के लिए प्रोबेबिलिटी 7/12, ठीक है। हमारे को क्या बोला गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल ड्रॉन इज रेड। भाई सेकंड वाला रेड होना चाहिए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी बताओ। पहला वाला तो कुछ भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सेकंड वाली प्रोबेबिलिटी आपसे मांगी गई है, ठीक है ना। यानी कि बॉल 1 बॉल 2 बॉल 1 बॉल 2 2 बार ड्रॉ किया गया, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी पहले रेड और दूसरे में भी रेड, सेकंड बॉल रेड होना चाहिए, पहला तो रेड या ब्लैक कुछ भी चलेगा। तो मैंने पहला भी रेड ले लिया, सेकंड लेकिन रेड ही होनी चाहिए, सेकंड कंफर्म है कि रेड होनी चाहिए, ठीक है ना। तो रेड कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 7/12 प्लस पहला तो ब्लैक भी पॉसिबल था, हो सकता था ब्लैक हो, तो हाफ इंटू 5/12, दूसरी बार में तो रेड ही होनी चाहिए ना, कोई चॉइस तो है नहीं, तो इंटू 5/12, इसको आप कर लो सिंप्लीफाई, हाफ कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा 7 + 5/12 यानी कि हाफ ही रहा ये, तो ठीक है ना। ये क्वेश्चन को समझ करके आप सॉल्व कर सकते हो, बड़े आराम से बड़े प्यार से कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इसको नोट कर लो। अभी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी करेंगे बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। ठीक है बच्चों, चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, और सेकंड क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, आपको बेस सम लगाने का मौका मिलेगा, क्योंकि पहले वाले में तो नहीं मिला, क्योंकि हिस्ट्री वाली बात ही नहीं थी ना। बेस टर्म का मतलब हिस्ट्री, हमने ये काम कर लिया, बताओ ये काम यहां से हुआ था, ये बताओ, ऐसा लैंग्वेज होगा। अब बैग कंटेन्स, तो फटाफट बैग बना लो भाई पहले। बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक। अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 6 ब्लैक। अनदर बैग contains
2 रेड एंड 6 ब्लैक, ठीक है। One of the two bags is selected at random and a ball is drawn from the bag which is found to be red. One of the two bags is selected at random and a ball is drawn from the bag which is found to be red. Which is found to be red. ठीक है ना? Okay. Find the probability that the ball drawn is from the first bag. बताइए, तो हिस्ट्री की बात होगी। हमने बॉल निकाल लिया, बोल रहा है कि अब जाइए बताइए पीछे जाके कि वो पहले बैग का ही था। तो यहाँ इस तरह के क्वेश्चन के, इस तरह के लैंग्वेज में आप समझ सकते हो कि बेस थ्योरम ही लगेगा बच्चों, और कोई चॉइस नहीं है। तो यहाँ पे दो बैग है ना, बैग 1 और बैग 2। तो पहले आपको बैग सेलेक्ट करना है, यानी कि आपको PE1 और PE2 बताना है। भाई दो बैग है, एक सेलेक्ट करना है तो 1/2 1/2 होगा, इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है, 1/2 1/2 होगा, ठीक है ना। Find the probability that the ball drawn from the first bag, और रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी पहले बैग में, रेड फ्रॉम द फर्स्ट बैग, तो क्या लिखेंगे 4/8 यानी कि 1/2। रेड फ्रॉम द सेकंड बैग, ये क्या होगी 2/8 यानी कि 1/4। बढ़िया, कोई डाउट नहीं, ओके। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, बैग की बात हो रही है तो क्या लिखेंगे PE1 बाई रेड, ठीक है। रेड तो हमने ले लिया, रेड तो हम निकाल चुके हैं ना, तो जो हो चुका है उसको तो डिनोमिनेटर में रखो। न्यूमरेटर में क्या होगा, बैग जहां से निकला, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ PE1 इंटू PR बाई E1, ठीक है ना। ऐसे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यही था ना, ध्यान से देख लो फॉर्मूला को एक बार और, कहां गया बेस थ्योरम का फॉर्मूला। बेस थ्योरम का फॉर्मूला क्या था, PEI बाई A, ठीक है ना। इसको उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा A बाई EI, उल्टा, बिल्कुल उल्टा, इंटू PA सॉरी इंटू PI, इसको उल्टा करके, और जो हो चुका है नीचे EI है तो इंटू EI ऊपर कर देते हैं, ठीक है ना, यही। अब इसी को पूरा नीचे में सम कर देना है, मतलब PA बाई EI इंटू PEI, इसको सम कर देंगे, पूरा ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग रिपीट करते हैं बार बार, तो फॉर्मूला में कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बीच बीच में आपको जगाता रहूंगा, भाई फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला ये है। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा P, इसको फिर से नीचे रिपीट करना है आपको, E1 इंटू PR बाई E1 प्लस P इंटू R फ्रॉम E2, ये करना है आपको, ठीक है। समेशन कर दिया। तीसरा बैग होता तो तीसरा भी इवेंट बना के मुझे सम करना पड़ता डिनोमिनेटर में। सो PE1 क्या है, PE1 तो हाफ है, बस इसका सारी वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ लिख रखा है, बस यहाँ पुट द वैल्यू गेट द आंसर। PE1 क्या है 1/2, R बाई E1, देखो R बाई E1 का मतलब है रेड फ्रॉम द बैग 1 यानी कि ये वाला, रेड फ्रॉम द बैग 1 यानी कि 1/2, क्या लिखोगे 1/2, ठीक है ना। इसको हमने सिर्फ R लिखा है, लेकिन मुझे लिखना चाहिए था PR बाई E1, R बाई E1, क्योंकि E1 का काम हो चुका है, E1 हमने पहले सेलेक्ट कर लिया है। सो R फ्रॉम E1 इसका सिंबल है आपका, ये है 4/8 यानी कि 1/2, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है बच्चों। सिमिलरली ये R बाई E2 है, ठीक है, क्योंकि दोनों PR नाम सेम हो जाता है ना, अच्छा नहीं लगता, कि फिर मालूम कैसे होगा कि कौन से बैग से कौन आया है। सो R बाई E1 कर दो या R बाई E2 कर दो, अच्छा रहेगा। PE1 फिर से वही हाफ इंटू हाफ प्लस PE2 हाफ, R बाई E2 यानी कि 1/4, ठीक। अब क्या आपको सिंप्लीफाई करनी है, बस 1/2 इंटू 1/2 कॉमन ले लो, 1/2 प्लस 1/4, तो हाफ हाफ तो गया, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ प्लस 1/4, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 यानी कि 2/3, ठीक है। 2/3 इज द आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। प्लीज मेक अ नोट, थर्ड क्वेश्चन भी करेंगे बच्चों। तो बच्चों होपफुली आप लोगों ने ये सेकंड क्वेश्चन कर लिया होगा।
चलो थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ठीक है। ध्यान से पहले पढ़ो, ठंडे दिमाग से, सांस लेके, लंबी सांस लेके ध्यान से पढ़ो, और ध्यान से खुद से पहले वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, फिर देखो कितना मजा आता है करने में। होपफुली क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज, यहाँ कॉलेज की बात हो रही है और हम लोग स्कूल में बच्चे हैं ना, कॉलेज में ही जाना है आप लोगों को अब तो। Of the students in a college, it is known that 60% reside in hostel and 40% day scholars. Day scholars means hostel में नहीं रहते, आते हैं, पढ़ते हैं, चले जाते हैं. Previous year results report that 30% of all students who reside in hostel attain A grade, and 20% of the day scholars, 20% of the day scholars attain a grade in the annual examination. Okay, ठीक, grade A attain कर रहे हैं, एक में हो गया अलग अलग 30 and 20. At the end of the year, one student is chosen at random from the college and he has an grade A. The probability that the student is Australian. चूज कर लिया गया है ग्रेड A वाले को, अब बताओ कि ये ऑस्ट्रेलियर है, ठीक है ना। आपको क्या बताना है, यानी कि हिस्ट्री की बातें हो रही है, आपने चूज कर लिया, बोलता है चूज तो मैंने कर लिया, अब बताओ ये कहां से आया है, ये हॉस्टल से आया है, ठीक है ना। तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, सीधी सी बात है। ओके, तो क्या लिखें, ऑस्ट्रेलियन, पीएच लिख लें, हॉस्टल 60% यानी कि 0.6, डे स्कॉलर को पीडी लिख लेते हैं, कितने 40% यानी कि 0.4, बढ़िया, इतना तो लिख लिया हम लोगों ने। और ग्रेड ए, तो ऑस्ट्रेलियन का ग्रेड ए फ्रॉम दी ऑस्ट्रेलियन, PA/H कितना है, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेड 30% है यानी कि 0.3, और इसका ग्रेड यानी कि डे स्कॉलर का ग्रेड है कितना है, 0.2, 20%, बढ़िया ना। एट द एंड ऑफ द ईयर अब ये ऑस्ट्रेलिया है, प्रूफ कीजिए, यानी कि ग्रेड ए बाय ऑस्ट्रेलियन चूज कर लिया, ग्रेड ए को तो चूज कर लिया गया है, आपको ये बताना है कि भाई ऑस्ट्रेलियर है, ठीक है ना। ग्रेड ए को चूज कर लिया गया है, तो ए तो डिनोमिनेटर में आएगा PH/D, ये आपको फाइंड करनी है, जो भी चूजन हुआ उसके लिए ये फाइंड करनी है कि ग्रेड ए तो आ चुका है भैया, आप बताओ कि वो हॉस्टल क्या है, उसके लिए प्रोबेबिलिटी बताइए। तो इसका उल्टा करके आप लिखोगे A/H into PH, ठीक है ना। जो यहाँ नीचे में होगा वही यहाँ प्रोबेबिलिटी में होगा, A/H, तो यहाँ पर PH होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं, फॉर्मूला समझा रहा हूं मैं आपको। और इसको रिपीट करना है नीचे, इसको रिपीट करना है नीचे, A/H into PH प्लस, ठीक है, प्लस यही काम अब D के लिए करना है आपको, यानी कि P A/D into PD, हो गया ना यार, कितना आसान है, सारी वैल्यूज तो मालूम है हमारे को। PA/H 0.3, PH 0.6, A/H 0.3, PH 0.6, जो ऊपर वो नीचे तो आएगा ही आएगा, एडिशन में कुछ और भी आता है। A/D 0.2 इंटू PD 0.4, ठीक है ना। ये हो गया 18 0.18 अपॉन 0.18 प्लस 0.08, बढ़िया ना। तो ये क्या हो जाएगा 0.18 अपॉन 0.26, 18/26 यानी कि 9/13, 9/13 मिल गया आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर, 9/13। प्लीज बच्चों मेक ए नोट, डाउट है तो बिंदास बोलो यार। हाँ बच्चों, फिर क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ते हैं आगे। NCERT है, 13.3 है, आप CBSE में हो या ISC में हो, ये इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो बेस थ्योरम को समझना है आगे, और लैंग्वेज को भी समझना है। पहली बार में दिक्कत होगी, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन एक बार आप सीख जाओगे तो कभी भी मेरी जरूरत नहीं पड़ने वाली, या किसी भी टीचर की जरूरत नहीं पड़ने वाली, आप आराम से कर सकते हो।
ठीक है बच्चे, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। In answering a question on a multiple choice test, a student either knows the answer or guesses. Let 3/4 with the probability that he knows the answer. तो ध्यान देना, लैंग्वेज में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। 3/4 with the probability that he knows the answer and 1/4 probability that he guess. एक तो नो का सेक्शन बना लो, एक गेस का सेक्शन बना दो। नो द आंसर, यहाँ लिख लो आप नो द आंसर, और यहाँ क्या लिख लो गेस द आंसर। क्योंकि जब एग्जाम में बैठते हैं तो दो ही पॉसिबिलिटी है ना, कॉमन सेंस की बात, एक तो आप जानते होंगे नहीं तो गेस मारेंगे। Assuming that a student who guesses at the answer will be correct with probability 1/4, what is the probability that the student knows the answer given that he answered it correctly? So ध्यान से, तो क्या करें, मान लेते हैं E1 is the probability of knowing the answer and E2 is the event guess the answer वाला इवेंट, ठीक है ना, ओके। और एक और इवेंट आप डिफाइन कर लो करेक्ट आंसर के लिए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में पढ़ के तीन चीजें आपको दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए, नो द आंसर, गेस द आंसर और करेक्ट आंसर, यही बात हो रही है ना, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोइंग द आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोइंग द आंसर 3/4 गिवन है हमारे लिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3/4 एंड 1/4 विद द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेस। तो गेस करने के लिए मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी E/2 दैट इज 1/4, बढ़िया, ठीक है। एज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट हु गेसेस, चलो भाई ठीक है, assuming that a student who guesses at the answer will be correct with probability 1/4, मतलब गेस मारा और करेक्ट हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे PA/E2, गेस वर्क किया है और करेक्ट निकला, तो क्या लिखे हम लोग गेस वर्क, तो A/E2 लिखेंगे ना। assuming that a student who guesses at the answer will be correct with probability 1/4, ठीक है, और दो 1/4 है, ध्यान देना, एंड 1/4 किसके लिए गेस करने के लिए, तो PA/E2 भी आपको गिवन है 1/4, गेस किया और करेक्ट हो गया, ठीक है। और नोज द आंसर और करेक्ट, जब नोज द आंसर करेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तब तो 1 प्रोबेबिलिटी हो गई 100%, नोज द आंसर और करेक्ट हो जाए तो 100% बात होगी ना, आपका आंसर पता है तो करेक्ट ही डालोगे आप। तो ये सारी चीजें आपके पास गिवन है, आपको फाइंड क्या करनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट knows the answer given that he answered it correctly, given that answered correctly, given that, जो given that होता है ना वो डिनोमिनेटर में लिखो, knows the answer, what is the probability that the student knows the answer, ये even ऊपर आएगा, और given that answer correctly, ये हो चुका है, करेक्टली दे चुका है, तो जो हो चुका है वो नीचे लिखोगे, ठीक है, ओके। अब इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या होगा, A/E1 इनटू प्रोबेबिलिटी E1, इसका उल्टा ये, और जो यहाँ नीचे में आएगा यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में आएगा, सीधी सी बात है, बेस टर्म का फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, इसको रिपीट कर लो नीचे में, इसको आप रिपीट करो नीचे में, ठीक है ना, इसको हम लोगों ने रिपीट कर दिया नीचे में, और ये दूसरा इवेंट भी लिख देंगे हम लोग, दो ही तो इवेंट है, नो द आंसर और गेस द आंसर वाला, तो बड़े आराम से हम लोग कर सकते हैं PA/E1, A/E1 तो 1 है, PE1 3/4 है, A/E1 1 है, PE1 3/4 है, ठीक है ना, एक तो रिपीट ही होता है, दूसरा A/E2 1/4, PE2 भी 1/4, तो 1/4 तो गया, 3 4 4 4 तो गया, तो नीचे में हो जाएगा 3 + 1/4, तो ये हो जाएगा 12/13, यही होगा ना, 12 + 1 = 13, 4 ऊपर चला गया, तो 12/13 इसका आंसर आपको मिल जाएगा बच्चों। इसको प्लीज नोट कर लो अच्छे से, सोच समझ के, इसके बाद करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5।
ठीक है बच्चों, होपफुली आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, मेल कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट, ध्यान से देखना बच्चों, लैंग्वेज मैटर करेगा इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो। A laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease, यानी कि 99% प्रोबेबिलिटी है कोई डिजीज को पकड़ेगा, रिजल्ट दिखाएगा। एंड व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट होगा तो पकड़ लेगा 99%। However, the test also it's a false result for 0.5%. ओके, मतलब जिसको डिजीज नहीं भी है उसको भी ये दिखा सकता है फॉल्स रीडिंग, उसके चांस कितने हैं 0.5%। ओके, if 0.1% of population ठीक है, सॉरी, चलो बच्चों आगे करते हैं। If 0.1% of the population actually has the disease, what is the probability that the person has the disease given that his test result is positive? ठीक है, क्वेश्चंस को 2 बार 3 बार भी पढ़ना पड़ता है बच्चे कभी कभी, लैंग्वेज को समझने के लिए और उसको फॉर्मूले में लिखने के लिए। तो सीधी सीधी बात है, आप यहाँ पर लिख लो डिजीज और यहाँ लिख लो नो डिजीज। तो डिजीज के लिए मैं ले रहा हूं इवेंट E1, नो डिजीज के लिए मैं ले रहा हूं E2, ठीक है ना। डिजीज और नो डिजीज और टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट नॉट पॉजिटिव, यही 2-3 बातें करेंगे हम लोग। डिजीज के लिए इवेंट E1, नो डिजीज के लिए इवेंट E2। भाई पूरे में तो यही हमारे को मिला, तो आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज ऑफ द टोटल एंड नो डिजीज, ये तो पूरा प्रोबेबिलिटी 1 मिलेगा, ठीक है ना। यहां बोला गया 0.1% पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज, 0.1% वाले के पास डिजीज है, तो 0.1% ऐसे लिखेंगे ना, ठीक है। तो इसके पास नो डिजीज के लिए क्या लिखेंगे 1 माइनस दिस 0.00001, ठीक है, 1 माइनस 0.001 ये हो जाएगा 0.999, ठीक है। PE2 मिल गया मुझे 0.999, बढ़िया ना। ओके, अब बोला गया है ए इवेंट दे दो रिजल्ट के लिए, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट के लिए। सो A/E1 रिजल्ट पर A/E1 मतलब डिजीज है तो 99% वाला तो पॉजिटिव दिखाएगा कि भाई डिजीज आपके पास है, तो क्या लिखेंगे हम लोग 99%, यानी कि 0.99। और डिजीज नहीं है लेकिन आपको फॉल्स दिखा रहा है 0.5%, नो डिजीज बट स्टिल पॉजिटिव रिजल्ट, यानी कि 0.5%, यानी कि 0.005, ठीक है बच्चों, ये दिखा रहा है। अब हमारे को जो मांगा गया है, बोला गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट a person has a disease given that his test result is positive। क्या मांगा गया आपसे, देखो व्हाट इज द पर्सन हैज द डिजीज, यानी कि E1 मांगा गया है, टेस्ट इज पॉजिटिव, E1/A आपसे मांगा गया है। गिवन दैट, गिवन क्या है, टेस्ट इज पॉजिटिव, तो A तो हमने पॉजिटिव के लिए लिखा हुआ है, रिजल्ट पॉजिटिव, तो इसका उल्टा क्या लिखेंगे हम लोग A/E1 into E1 अपॉन P A/E1 PE1, ठीक है ना। उसके बाद A/E2 into PE2, इसको लिखो, आगे बताता हूँ कैलकुलेशन, ठीक है बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। डिजीज नो डिजीज मिला के तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 मिलेगा ना 100%, तो प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने डाल दी जिसके पास डिजीज है, यहाँ दिया हुआ है ना 0.1% ऑफ पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज, तो नो डिजीज वाले मेरे को इतना मिल गए, PE2 मिल गया। उसके बाद है यहाँ पर A/E1 मतलब डिजीज है और टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो ये 99% इफेक्टिव है, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, यानी कि इतनी प्रोबेबिलिटी है कि भाई टेस्ट आपका पॉजिटिव आ गया है। और
डिजीज तो है लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव आ गया है, जबकि आपका नो डिजीज में है फिर भी, तो उसके लिए आपको 0.5% लेना पड़ेगा ये। ठीक, यही दो केस बनता है। तो हम लोगों ने अब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन का आपने पढ़ा दी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज द डिजीज गिवन दैट वाले यानी कि हो चुका है कि टेस्ट पॉजिटिव है, तो ए तो नीचे लेंगे। और क्या हैज द डिजीज, पॉजिटिव डिजीज के लिए हम लोगों ने इवन लिया हुआ है, तो इवन बाई ए ये आपको फाइंड करनी है। तो इसका ठीक उल्टा करके यहाँ लिखेंगे, यहाँ ए बाई इवन है तो नीचे में इवन है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, पी इवन से करेंगे, यही तो रूल है बेसिकली। और इसको फिर यहाँ रिपीट करेंगे और सिमिलर फॉर्मूला लिखेंगे नो डिजीज वाले के लिए। ठीक है ना, तो ये हमारा बन गया फॉर्मूला। इसको अब कैलकुलेट कर लेते हैं। ए बाई इवन 0.99 है, 0.99 इंटू पी इवन है 0.1 बाई 1000, 0.001। उसके बाद ए बाई इवन है 0.99। देखो ये तो रिपीट ही होता है ना, ये तो रिपीट होता है। ए बाई ई टू है 0.005 इंटू पी ई टू हमारे पास कितना है 0.999 ये। बस इसी में कैलकुलेट करना है, काम हमारा खत्म। तो कैलकुलेट कर देते हैं। एक काम करो, 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है ना, 1000 से अगर मल्टीप्लाई कर दे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में तो क्या मिलेगा, 0.99 इंटू 1 मिलेगा। 1000 इंटू 0.001 1 हो गया। नीचे में भी 1000 करेंगे तो 0.99 हो गया। ठीक है, तो 1000 तो यहाँ भी आएगा तो यहाँ 5 मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 5 इंटू 0.999 ये मिला। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दोगे एग्जैक्टली दिस इंटू दिस, फिर सम कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो इसका आंसर आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 5। कैलकुलेशन कोई भी बच्चा कर लेगा, एनीवन कैन डू। तो बच्चों समझना ये है कि लैंग्वेज को पकड़ना कैसे है, और जहाँ लैंग्वेज गिवन होता है वहां पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स, और हम लोग धीरे धीरे सारा फिनिश कर देंगे बेस थ्योरम। घबराना नहीं बच्चों, डेली थोड़ी थोड़ी स्टडी करनी है आपको और समझ के करनी है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।